हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं थार्नडाइक का गौण नियम। थार्नडाइक के गौण नियम पे बात करने से पहले हम बात करते हैं कि अभी तक जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और आज के पेपर में मैंने एक कटिंग पढ़ा, उसमें दिया था कि भी प्राथमिक में 63,000 सीटें खाली हैं। 63,000, तो वो 63,000 सीट में एप्लीकेबल होने के लिए आपके पास टेट होना चाहिए या सी टेट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पास होने के लिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और आपको सी टेट और टेट, यूपी टेट और अन्य स्टेट के टेट के लिए सबसे रामबाण इलाज साबित होगा, क्योंकि मेरा जितना भी अनुभव है और अन्य लोगों का अनुभव है मैं उसके साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और शायद नवंबर के लास्ट तक ऐसी सूचना है कि नवंबर के लास्ट तक यूपी टेट आपका आ जाए। ठीक, तो ये यूपी टेट आने तक ही नहीं है, आप बस आया फॉर्म चला गया, आप पास नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं हुआ हम लोगों के लिए। तो ऐसा है कि आप वीडियो को पूरा का पूरा देखें, ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं और आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। बहुत सारे लोग दूर दराजों से हैं, यहाँ तक कोचिंग के लिए नहीं पहुँच पाते, तो हम उनके लिए अपने चैनल के माध्यम से उनके सामने लेके आ रहे हैं और आसान से आसान बनाते चले जा रहे हैं कि वो अपनी सफलता में दूरी को बाधा ना माने, कोचिंग सेंटर को बाधा ना माने, हम उनके दरवाजे तक पहुँच रहे हैं। ठीक, और अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, थार्नडाइक का गौण नियम। कल हम बात किए थे थार्नडाइक का मुख्य नियम। मुख्य नियम कितने होते हैं? अरे हमारे कई स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, हमसे जुड़े हुए हैं, नित्य प्रतिदिन जुड़ते हैं। बहुत सारे मैं उनके कमेंटों का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। तो भाई बताइए मुख्य नियम, टाइप करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए, मैं देख लूँगा, जैसे ही क्लास ओवर होती है मैं देख लूँगा। ठीक है, तो मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, कल हमने इस पर चर्चा किया था। अब हम बात करते हैं थार्नडाइक का गौण नियम। थार्नडाइक के गौण नियम कितने होते हैं? एक बार टाइप करके जल्दी जल्दी बता दीजिए, थार्नडाइक के गौण नियम कितने होते हैं? ठीक, 5। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थार्नडाइक के गौण नियमों की संख्या कितनी है? 5 है। अब सबसे पहले हम पहले नियम की बात करते हैं, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक 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 क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। ध्यान देना है इस पे, नहीं तो आशिक का क्रिया का नियम, पता नहीं आशिक क्या क्या करते हैं, उनके क्रियाकलापों के बारे में आप लोग जान लेंगे। ध्यान देना, आंशिक है न कि आशिक। आप लोग आशिक पर मत ध्यान दीजिए कि उनके क्रियाकलापों को लिखना शुरू करेंगे कि आशिक के बारे में सर बताए थे, लिखे भी थे। मैं आंशिक लिखा हूं, भले से आप आशिक लिखिए, उनके क्रियाकलाप आप जानते होंगे, अच्छे से समझते होंगे कि किस तरह के आशिक होते हैं। मैं तो आंशिक बता रहा हूं भैया। ठीक, आंशिक क्रिया क्या होती है? ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं कि जो भी क्रियाएं होती हैं आंशिक की, ये आशिक नहीं है, आंशिक है। हम इसमें बात करते हैं जो इसमें जो भी कार्य होते हैं छोटे छोटे भागों में होते हैं, छोटे छोटे। आंशिक का मतलब ही होता है कि जो भी क्रिया होगी वो छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी होगी, छोटे छोटे क्रियाकलाप होंगे। जैसे आप स्किनर का नियम देखते हैं, स्किनर के नियम में स्किनर के नियम में देखते होंगे तो आप कहते होंगे कि स्किनर कहता है कि एक कार्य दूसरे कार्य के पूर्ण होने के बाद होना चाहिए, तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो ठीक काम इस नियम में भी थार्नडाइक कहते हैं, जो इनका गौण नियम पहला नियम है, इसमें कहते हैं कि जो भी कार्य होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप में होना चाहिए। मतलब कोई भी कार्य अगर 10 पार्ट है, क्लास में 10 पार्ट है, तो एक एक पार्ट को, पहला पार्ट को ही 10 भागों में तोड़ के पढ़ाइए। 10 पार्ट है तो 100 भागों में तोड़ के पढ़ाइए। इस तरह से जो भी कार्य किया जाए आंशिक रूप से छोटे 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 शब्दों में विभक्त करके किया जाए, जितने आसान शब्दों में उनको समझा दिया जाए, जितने अच्छे तरीके से उनको समझा दिया जाए। क्योंकि ये सिद्धांत अगर पूछे कि किन के लिए लाभदायक होता है तो आपका उत्तर होगा
छोटे जो बच्चे होते हैं, कक्षा 6 के नीचे वाले, 1 से 5 वाले जो होते हैं, इस क्रिया के साथ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। थार्नडाइक ने यही सोच के इस नियम को दिया था, लेकिन बाद में चल के ये फेल हो गया, इसीलिए इसको गौण नियम मान लिया गया। लेकिन आपको तो जानना है कि भाई फेल क्यों हुआ, क्योंकि ये बताया गया कि हर बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, लेकिन हम उनको बस एक स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाएंगे तो उनका भी समय नुकसान होगा। ठीक, तो इसीलिए इसको आंशिक क्रिया कहा जाता है कि छोटे छोटे अध्यायों में, छोटे छोटे रूपों में पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे क्या करें, अधिक से अधिक सीखें, जितना ज़्यादा हो सके सीखें। क्योंकि आप प्लेवे में देखते हैं, बस किताब देखने जाते हैं, कार्टून देखते हैं, तो आप किस माध्यम से, ए फॉर एप्पल, तो घर पे भी आएंगे तो क्या करेंगे, एक सेव आप दिखाएंगे, एप्पल सीख लिए वहाँ पे, छोटे छोटे क्रिया के माध्यम से एप्पल घर पे ला के दिखाते हो, क्या कहते हैं, जो स्कूल में सीखे रहते हो एप्पल है, आप कहते हैं ये चीज़ें क्या है, आप केला दिखाते हैं उनको, वो क्या कहते हैं, उसको केला बताते हैं, बनाना बताते हैं, तो वो सीख चुके हैं विद्यालय में। ये किस माध्यम से, आंशिक क्रिया के माध्यम से, और इकट्ठे आप उनको जुड़वाएंगे, सेव है, केला है, नाशपाती है, अमरूद है, ये अन्य इकट्ठे काउंट कराएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अलग अलग उनकी फैसिलिटी के उदाहरण के साथ बताएंगे कि ये देखो गुआवा जो है, अमरूद जो है आपके आसपास पाया जाता है, केला जो है यहाँ पाया जाता है, सेव जो देखेंगे आप नहीं यहाँ देखते होंगे, ये दूसरी जगह पाया जाता है, वहाँ से एक तरह से उनको डिटेल जानकारी हो जाती है। तो ये आंशिक क्रिया है, इसको कह सकते हैं छोटे छोटे भागों में विभक्त करना, छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरे नियम, दूसरा नियम बताओ भाई, जल्दी टाइप करो, सब हम ही से टाइप करवाओगे तुम। बहु क्रिया होगा चाहे अनुक्रिया, बहु क्रिया भी लिखा होगा तो भी सही है, बहु अनुक्रिया भी लिखा होगा तो भी सही है। अब इसमें क्या थार्नडाइक महोदय क्या समझाते हैं कि कोई एक समस्या होती है, कोई एक समस्या होती है तो उसको हम अनेक प्रकार से हल कर सकते हैं। कोई आपके पास समस्या आई, कोई भी समस्या, तो आप उसको अनेक प्रकार से हल कर सकते हैं। आपने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई, कोई भी एक प्रॉब्लम बताई, मैं उसको एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीके से हल कर सकता हूँ। जैसे गणित के सवाल होते हैं जो उनको कई सूत्रों के माध्यम से अलग अलग तरीकों से हम उनको हल कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। तो वही बात कहते हैं कि अगर कोई समस्या आपके पास आती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर एक चीज़ से वो हल नहीं हो रही है समस्या तो आप उसके लिए दिमाग ना लगाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास वो समस्या हल नहीं हो रही है तो आप उसको अनेक प्रकार की क्रियाएं करके समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसीलिए इसको बहु अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, नियम कहते हैं कि बहुत सारी, कोई भी समस्या को लेकर बहुत सारी क्रियाएं की जा सकती है। किसी समस्या के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करना, किसी समस्या के लिए अनेक प्रकार की क्रिया करना, अनेक प्रकार की क्रिया करना। अब हमारे देख लीजिए, हमारे स्टूडेंट हैं, कई प्रकार की अनुक्रियाएं कर रहे हैं, कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, ये भी उनकी अनुक्रिया है। ठीक, अच्छी बात है, अनुक्रिया करते रहिए, होना भी चाहिए, एक पॉजिटिव वे में, एक निगेटिव वे में। तो अनुक्रिया को आप किस रूप में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपका जो परिणाम आएगा सकारात्मक आएगा, और जो निगेटिव वे में लेंगे उस क्रिया को तो आपका परिणाम क्या होगा, निगेटिव रूप में आएगा। ठीक, अब बात करते हैं थार्नडाइक के तीसरे नियम की। जल्दी बताओ तुम लोग, टाइप करो, टाइप करने में वक्त ना लगाओ भाई। मनोवृत्ति का नियम। भाई मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति क्या होती है, जल्दी बताओ। एक लाइन में समझोगे तो देखने का नजरिया, मनोवृत्ति का अगर एक लाइन में समझने की बात रहे तो आप कह सकते हो कि देखने का नजरिया। देखने का नजरिया कैसा हो सकता है, अलग अलग। हम देख रहे हैं वही चीज़, शिवलिंग देख रहे हैं तो हमको शंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं। किसी को दिखाई देंगे पत्थर है, किसी को दिखाई देगा काले रंग का पत्थर है, किसी को ब्राउन रंग का, मतलब अपन एक ही चीज़ को, ये मैं लिया हूँ मार्कर,
इसको कई लोग कहेंगे कि इस पे लिखने वाला है, कोई कहेगा इसमें इंक पड़ी होगी, कोई अलग अलग तरीके से इसका नाम, कोई कहेगा पेन है, नहीं जानता होगा तो इसको पेन कहता है, लिखने वाला व्हाइट बोर्ड पर लिखने वाला पेन है। मतलब कोई भी चीज़ अपने देखने के नज़रिए से होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से चीज़ें हैं और कैसे हो सकती हैं। आपका देखने का नज़रिया सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सकारात्मक देखेंगे तो सकारात्मक बहुत सारे कार्य होंगे और नकारात्मक देखेंगे तो नकारात्मक होंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई क्लास में बालक है, ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और हम पहले से मन बना लिए हैं उसके प्रति, कहते हैं ना पहले से हम मन बना लिए हैं कि इसको टॉप कराना है। बालक है, पहले से मन बना लिए इसको टॉप कराना है, या तो पहले से मन बना लिए इसको फेल कराना है। तो ये हमारा नज़रिया है। तो यही काम कहता है कि उसको, उस बालक को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। अगर बालक है, हम चाहते हैं कि ये अच्छे से अच्छा हो, तो कोई प्रश्न पूछता है हमसे तो हम उसको कहते हैं बहुत अच्छा। गलत भी उत्तर देता है तो भी कहते हैं नहीं बेटा तुम बहुत अच्छा उत्तर दिए हो, आगे भी बहुत अच्छा उत्तर दोगे, बहुत अच्छा, इसी तरह से उत्तर देते रहना। और कोई बालक उसमें आता है, फिर वो प्रश्न करता है बहुत अच्छा, हम प्रश्न करते हैं, वो बालक उत्तर देता है, बहुत अच्छा उत्तर देता है, लेकिन हम डांट के कहते हैं चुप रहो बैठो। तो ये क्या हुआ, हमारी मनोवृत्ति है कि हम इतना अच्छा बालक उत्तर दे रहा है, हम उसको डांट के चुप करा दे रहे हैं कि नहीं बैठो अब क्या होगा। मतलब ये उसका नकारात्मक रूप में हम उसको ले रहे हैं, और उसका नज़रिया हमारे प्रति क्या होगा कि सर से हम कुछ भी अच्छे से अच्छा बता देते हैं तो हम हमारे लिए अच्छा रिस्पांस नहीं करते हैं, और फलनवा है उसके लिए कुछ कहता है उसके लिए बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये दो कहते हैं ना, एक ही आदमी एक ही तरह के बालकों को दो नज़रिए से देखना शुरू कर रहा है। एक अच्छे को तो बुरा बना दे रहा है, बुरे को अच्छा बना रहा है। एक टीचर ही ऐसा आदमी इंसान होता है कि किसी को अर्थ से फर्श पे या फर्श से अर्थ पे, यानी कहने का मेरा मतलब कि अगर कुछ भी नहीं जानता है तो उसको प्रोत्साहित करके बहुत आगे ले जा सकता है, अगर वो बहुत कुछ जानता है तो उसको हतोत्साहित करके उसको नीचे ला सकता है। ठीक, वो टीचर ही काम कर पाता है, क्योंकि आपकी जो शुरुआत होती है, पढ़ने की शुरुआत होती है कि ये स्कूलों से ही होती है। तो स्कूल में टीचर होते हैं, आप कुछ भी काम करेंगे बेहतर से बेहतर करेंगे तो ये मनोवृत्ति होगी, देखने का नज़रिया भैया। ठीक, हम एक लाइन में लिख दें, आप समझ लेंगे, देखने का नज़रिया, किसके प्रति क्या नज़रिया है। ठीक, अब बात करते हैं, जल्दी से टाइप करो अगला नियम, सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का क्या होता है भाई, सादृश्यता क्या होता है जल्दी बताओ। सादृश्यता वो चीज होती है जो पहले सीखी गई है और उसमें नवीन ज्ञान जोड़ा जा रहा है। जो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ा जाता है उसी को सादृश्यता कहते हैं। पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ के कोई नया कार्य कर दिया जाता है, अच्छे से अच्छा ढंग का कार्य कर दिया जाता है, क्योंकि आप सृजनात्मकता पढ़ चुके हैं कि उसमें किस तरह से पुरानी चीज़ों से आप नई चीज़ों को सीख लेते हैं और नई चीज़ों का एकदम निर्माण करते हैं। तो यही सादृश्यता कहता है कि जो आप पहले काम कर चुके हैं उसी का अनुभव का लाभ उठाएं। बहुत सारे इसमें लोग हैं अनुभव से लाभ उठा लेते हैं, कहानी कोई और कहता है, कहानी किसी और की, लाभ अपने उठा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या पात्र बन के। ठीक, तो यही कहता है कि सादृश्यता कि भाई हम जो चीज़ अभी तक सीखे हैं, हमको पूरा अनुभव है, उसका हम नए तरीके से उसका प्रयोग करेंगे कि भाई हम सादृश्यता क्या है, किस तरीके की, हम उसका भरपूर प्रयोग करेंगे कि भाई कार्यों को अच्छे ढंग से करेंगे, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ेंगे। साइकिल जैसे कह सकते हैं कि साइकिल चलाना जैसे हम जानते हैं ना, साइकिल चलाना जानते हैं, इसमें कोई बाकी भी है जी, हाथ उठाकर, हाथ स्टैंड अप। बहुत सारे लोग साइकिल चलाना नहीं जानते, देख लो भाई इतने लोग हैं। साइकिल चलाना आपके पास पूर्व अनुभव है कि चलिए बहुत दिनों से हम साइकिल चला रहे हैं। क्या मोटरसाइकिल आपको मिले तो कुछ समय के लिए कोई धक्का दे तो उसको डुगरा नहीं लेंगे, हाँ आगे नहीं बढ़ा लेंगे, लेकिन जैसे स्टार्ट होता है तो कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन आपको साइकिल चलाने का, बैलेंस बनाने का मोटरसाइकिल का लाभ मिल गया कि नहीं मिल गया। साइकिल जो चला रहे थे उसका लाभ मोटरसाइकिल में आपको मिला कि नहीं बना, बैलेंस बनाने का, बस गियर शिफ्टिंग है ना वो भी कर लेते हैं हम। तो यही कहा जाता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान आप जोड़ सकते हैं। पूर्व
पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़कर लाभ उठाना। अब लास्ट नियम की बात करते हैं। आप लोग जानते होंगे, टाइप कर दीजिए, साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या होता है भैया, जल्दी बताइए। साहचर्य का नियम क्या होता है? एक लाइन में बताइएगा, पवारा मत बतियाइएगा, एक लाइन में बात करिए। साहचर्य का नियम क्या होता है? ये कहता है कि हमको अपने किसी दूसरे के साथ, साथी के साथ कितना अच्छा तालमेल है, होगा ना? अरे भाई बहुत सारे लोग हैं, आपस में देखिए कितने लोग, एक ही क्लास में कई लोग पढ़ते हैं, तो कई लोग गुप्त रूप से तालमेल बड़ा अच्छा रहता है, कोई फ्रंट पे तालमेल बड़ा अच्छा रहता है। तो आप लोग किस रूप में हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तालमेल की जब बात हो रही है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि साहचर्य कि आपसी तालमेल कितना अच्छा है। अगर आपसी तालमेल जितना अच्छा रहेगा, आपकी सफलता के चांसेस उतने ज़्यादा अधिक रहेंगे। अगर आपसी तालमेल में कमी रहेगी तो सफलता के चांसेस कम रहेंगे। जैसे हिंदी का ज्ञान ले रहे हैं आप, टीजीटी के लिए हिंदी का अगर ज्ञान ले रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? संस्कृत का भी ज्ञान चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में तालमेल बड़ा अच्छा है आपका, तो आप हिंदी को भी क्लियर करते हैं, संस्कृत को भी क्लियर करते हैं और टीजीटी में हिंदी के टीचर बन जाएंगे। तो आपका ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ, चाहे मनुष्यों के साथ, चाहे अपने कुछ मित्रों के साथ तालमेल बड़ा अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग तालमेल देखिए आंख मार के तालमेल बैठा लेते हैं, आंख मार के भैया, तो वो समझ जाता है कि कुछ इस तरह की बातें हैं हो रही हैं, चुप हो जाता है। कुछ कहना भी जानता है, कुछ कहने भी जा रहा होता है, तो उसका साथी कितना अच्छा देखो ट्यूनिंग है, आंख मार देता है तो समझ जाता है कि नहीं भैया कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, हमको यहाँ नहीं बोलना है, कुछ अलग तरह की बातें हो रही हैं। आंख मारना, कुछ लोग अलग जगह पे आंख मार के पिट जाते हैं, ठीक। तो यहाँ आंख मारने का मतलब तालमेल कितना अच्छा है कि आपकी बॉन्डिंग वो समझ गया कि यहाँ कुछ अलग तरीके की बातें हो रही थी, मुझे वहाँ नहीं बोलना है, जबकि हम बोलने जा रहे थे वो चीज़ें, लेकिन तालमेल हमारा उनके साथ इतना अच्छा है कि हम वो चीज़ें नहीं बोले। इसी तरह अन्य सब्जेक्टों के साथ आपका तालमेल, कोई विषय अध्यापक होता है, उस विषय का विशेषज्ञ होता है, उसका उस सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है, तो वो कार्यों को, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। अगर उस सब्जेक्ट का उसको अच्छे से तालमेल के साथ ज्ञान ना हो तो वो सब्जेक्ट को क्या पढ़ा सकता है? वो कभी नहीं पढ़ा सकता। मतलब जिस सब्जेक्ट के साथ उसका जितना अच्छा तालमेल होगा वो उतने अच्छे से कार्य करेगा। जैसे हम कहेंगे कि पुरानी चीज़ों में नई चीज़ों को हम कितने अच्छे से, कुछ लोग होते हैं ना पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों के साथ जोड़ के कुछ अलग करना चाहते हैं, मतलब उनके सोचने का तरीका देखिए कितना अच्छा होता है कि कुछ पुरानी चीज़ों को लेके, नई चीज़ों को लेके, और दोनों के बीच कितना अच्छा बॉन्ड बना देते हैं। क्योंकि थार्डाइक का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बॉन्ड थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, तो इसके बीच इतना अच्छा नियम बना देते हैं, सिद्धांत बना देते हैं कि भाई ये इस तरह से। तो कई चीज़ आप लोग देखते हो कि ये तो देखो पेप्सी की बोतल खराब पड़ी हुई थी तो उसमें इन्होंने पौधा उगा दिया। कुछ देखते हैं टायर को लेके उन्होंने क्रिएटिविटी की तो उन्होंने झूला बना दिया, छतों पे उसको रंग पोत के बड़ा अच्छा। मतलब जो आपके लिए निरर्थक चीज़ें होती हैं आप उसके साथ तालमेल बैठा के उसको अच्छे से अच्छा बना देते हैं। तो आप कह सकते हैं इसको विषय के साथ तालमेल, विषय के साथ तालमेल। अब तालमेल से अगर अच्छा तालमेल रहेगा तो वो क्रियाएं आप अच्छा करेंगे, और वो तालमेल अगर अच्छा नहीं रहेगा तो क्रियाएं आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक मुझे लगता है कि गौण नियम में कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो अभी भी जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी मेहनत को आप ही सफल बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है कि हमारी मेहनत को और कोई सफल बना दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।